हेलो एवरीवन, मैं कुसुम और आप सभी का स्वागत करती हूँ स्टडी ऑनलाइन विद के में। आज की जो हमारी वीडियो है एमए फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए जो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स इग्नू से कर रहे हैं। आज हमारी बुक का नाम है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। ये आपके डीयू में भी है और एमए में भी ये वाली बुक है। और ये मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कराए थे उसी का ये पार्ट 3 है। अब इसमें मैं आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और आगे एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। इससे पहले जो वीडियो थी वो एक्चुअली बीच में स्टॉप हो गई थी और मैंने उसको फिर वहीं उसको कट करना पड़ा। अगर मैं उसको आगे स्टार्ट करती तो फिर मेरे को वापस से वीडियो पूरी बनानी पड़ती, इसलिए मैंने वो बीच में ही स्टॉप हो गई है। तो वो आधी ही अपलोड है, बाकी मैं अभी और आपके लिए अब बना रही हूँ वापस से। तो ये हम यहाँ इस क्वेश्चन पे अंतर्राष्ट्रीय संगठन। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या होता है। आप संगठन से क्या समझते हैं? संगठन का मतलब बहुत सारे जब कोई गुट मिलते हैं या फिर बहुत देश मिलते हैं एक संगठन बनाते हैं। और संगठन बनते किस लिए हैं? संगठन बनते हैं आपसी हेल्प के लिए, जैसे कि आपस में एक देश दूसरे देश के साथ हेल्प करे या फिर वो संगठन जो भी उस संगठन के अंदर देश हैं राज्य हैं वो उन्हों के हेल्प करे, तो वो संगठन होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन की बात हो रही है कि जो संस्था है ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपको बहुत सारी संस्थाएँ पता होगी, जैसे कि आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के ऊपर जो है, और जो आपका अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक और व्यापार ऐसे करके भी हैं, अभी आगे आपको पढ़ने को मिलेगा। तो वो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। तो आप अंतर्राष्ट्रीय संगठन आपको जितने ही पता है WTO है ना, और भी होते हैं, मेरे को अभी याद नहीं आ रहे फ़िलहाल में। तो यूएनओ वाली बुक में जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, यूएनओ वाली बुक में अंतर्राष्ट्रीय संगठन के ऊपर आपको मिल जाएगा। तो इसके अंतर्राष्ट्रीय संगठन में जो भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन होते हैं वो हेल्प करते हैं बाकी देशों की, जो भी उसमें इंक्लूड होते हैं देश जो हस्ताक्षर करते हैं और उसमें सदस्यता प्राप्त कर लेते हैं उस संगठन में, तो वो उस देश के या फिर उसकी हेल्प करते हैं। तो जो संगठन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। वो कोई भी घटनाएं घट रही हैं उससे, जैसे कि आप समझ लें WTO है जो आपका उसका स्वास्थ्य को लेके है। अगर कोई भी बीमारियां कुछ आ रही हैं तो वहाँ पे वो बताते हैं ये बीमारी आ रही है, ऐसे आ रही है, इसका ये इलाज है। तो अगर वो चाहें तो अगर जैसे कि वो कोई वैक्सीन देना चाहते हैं तो अपने देशों में जो उनके अंडर हैं तो वो उनको दे सकते हैं, अगर जैसे कि हेल्प करना चाहें। तो वो सब चीज़ें इसमें बताई जा रही है। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन बहुत ईजी है और बहुत आप इसको आराम से कर सकते हैं। आप 3-4 संगठन के नाम इसमें लिख देना और इसमें आप देख लेना। अभी यहाँ बोल रहे हैं द्वितीय विश्व युद्ध काल में अंतर्राष्ट्रीय संगठन। तो उस टाइम पे बता रहे हैं कि जब द्वितीय विश्व युद्ध था उन्होंने उस टाइम पे क्या हुआ था, अनुभव किया था कि संगठन होना चाहिए जो शांति थी। कि संगठन क्या करता है, शांति की स्थापना करता है ना, और हथियार उस टाइम पे जो इतना ज़्यादा होते हैं उनको नियंत्रण करता। तो जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो उसके बाद क्या हुआ कि महसूस किया गया कि हमको एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना करनी चाहिए। जिसके आप ये देख सकते हैं कि जो आपका UN है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो इसकी भी स्थापना इसलिए की गई कि वो शांति बना के रखे है ना, और जो ये युद्ध हो रहे हैं इतने बड़े बड़े स्तर पे ये ना हो। तो इसी प्रकार से ये जो सारे आपके संगठन बनाए गए हैं, तो ताकि शांति की स्थापना कर सके, निशस्त्रीकरण करते जो आपके हथियार है उस पर नियंत्रण कर सके। तो वो सब संगठन की भी इसमें बात की जा रही है। ठीक है, अब इसमें बताया जाए नाटो एक वो भी एक संगठन है नाटो, जो आपका अमेरिका में है। अमेरिका क्या है, नाटो वार्सा संधि है जो आपकी उसकी है, कहते हैं आपकी रूस की है। तो ये सब आप इसमें बताए जा रहे हैं, तो आप इसमें ये सब चीज़ें लिख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन बस यही है कि जो आपका आपकी मतलब कि बहुत सारे देश उसमें इंक्लूड होते हैं, वो शांति की स्थापना करते हैं, हेल्प देते हैं। तो ये सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप ये सब पढ़ सकते हैं। तो ये सब इतना टफ नहीं है, आप समझ देश इसमें होते हैं जो भी एक दूसरे के साथ देश मित्रता करते हैं, वो सब देश इस संगठन में होते हैं, साइन करते हैं, समझौते होते हैं। फिर वो एक दूसरे के साथ संगठन में क्या होता है कि जो देश उसमें इंक्लूड हैं फिर वो एक दूसरे के साथ बेईमानी कर सकते, एक दूसरे को हार्म नहीं कर सकते। ये मेन चीज़ होती है संगठन में। तो आप ये सब चीज़ें इसमें समझ सकते हैं। तो संगठन आपको आई होप समझ आ गया होगा, बाकी आप इसको पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। और मेनली संगठनों में जो ये बात हो रही है, ज़्यादातर उन संगठनों की बात हो रही है जैसे कि हथियारों को लेके होते हैं ना, कि हथियारों को रोकना है, शांति को बनाए रखना है, उन संगठनों की इसमें मेन बात हो रही है। G77 जो आपका है उसमें दक्षिण एशिया के या फिर सब देश हैं, तो उनों की इसमें उत्तर दक्षिण जो देश हैं वो सब की बात हो रही है। तो इसमें यह है कि जो आपके संगठन है इसमें मेन वाले संगठनों की बात हो रही है, जैसे कि
नाटो हो गया, ठीक है, या फिर जो शांति और इन सबको बनाए रखते हैं, आपकी गोली बंदूक इन सब के जो नियंत्रण रखते हैं, उन संगठनों की बात हो रही है, तो आप इसको पढ़ लेना। इसमें WTO और इन सब संगठनों की बात नहीं हो रही है, तो आप इसको एक बार देख लेना कि ये वाले भी इंक्लूड हैं या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंध में न्याय। अब देखिए न्याय क्या होता है, आप सभी को पता है न्याय एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो न्याय जो होता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे न्याय, उसकी बात की जाए, जैसे आपको अपने पहले देश के स्तर पे हम देखते हैं, तो आपको पता होगा न्यायालय क्या होता है, उसका काम क्या होता है, उसकी भूमिका क्या होती है। जैसे कि न्यायालय इसलिए बनाया जाता है कि अगर कोई भी कानूनों के विरुद्ध कोई कार्य होता है, किसी के अधिकार का उल्लंघन होता है, तो न्यायालय में जाके याचिका दायर की जाती है। इसी प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय न्याय जो होते हैं वो भी इसी प्रकार का काम करता है, परंतु इसमें देश के नागरिक नहीं होते, देश होते हैं। एक देश होता है, जैसे कि एक देश अपने लिए अगर किसी देश को कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि उसको लगता है किसी ने उसके ऊपर मतलब कि उसके अधिकारों का उल्लंघन किया है किसी देश का, तो वो देश का कोई भी एक इंसान मतलब कि जो उस देश का हेड है, जो उस मतलब कि न्यायालय में जाके अपनी बातों को रख सकता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की यहाँ बात हो रही है, तो हर एक देश में से एक एक व्यक्ति को रखा जाता है चुन के, तो वो फिर वहाँ पे जाके अपनी बातचीत करते हैं। तो वो इसमें बात बताई जा रही है कि उसमें जैसे कि मानव सुरक्षा जो होती है, या फिर ये आप देखते हो आतंकवाद हो गया है ना, इन सब को लेके भी वहाँ पे बातें की जाती है। मानव की सुरक्षा को लेके न्यायालय की स्थापना इसलिए की गई है कि वो हर एक चीज़ को देख रेख कर सके कि अगर कोई इंसान गलत है तो उसको कौन बताएगा, तो एक न्यायालय होगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, तो वही तो देखेगा। किसी देश का न्यायालय तो वहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऐसे तो हर एक देश के पास अपने अपने न्यायालय होते हैं, मतलब अपने अपने कोर्ट होते हैं, परंतु एक देश के स्तर पर जब कोर्ट के की जाती है किसी न्यायालय की, तो वो सबको देखता है, फिर वो किसी के साथ पहली बात तो भेदभाव नहीं करेगा, सबको देखेगा। तो इसमें इसलिए उसकी स्थापना की गई और इसलिए की गई है कि वो मानव की सुरक्षा करें, ठीक है, किसी का कोई अधिकार का उल्लंघन ना हो, ठीक है, ये सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, मैं इसको रीड करके आपको नहीं समझा रही हूँ, बस मैं क्वेश्चन से जो मेरी मतलब नॉलेज है, मेरे को जो पता है इसके बारे में, वो मैं आपको शॉर्ट में समझा रही हूँ, क्योंकि आपको मतलब कि एक बार हिंट मिल जाएगा कि इस क्वेश्चन में इस तरीके की बात है, तो आप पढ़ोगे तो फिर आप जल्दी समझोगे इसलिए बस। नहीं तो अगर मैं इसको फिर वैसे समझाऊँगी आपको लाइन टू लाइन, या फिर इसको रीड करके आपको समझाऊँ, तो फिर उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो इसलिए मैं आपको शॉर्ट में समझा रही हूँ जो हो सकता है इसका अर्थ जो होता है। आगे है जो आपके अन्याय के रूप में कूटनीतियाँ इसमें बताई जा रही है कि जिसके कोई अन्याय होता है तो उसके जो अगर किसी राज्य किसी देश के बीच में, मैंने आपको बताया जैसे किसी के साथ कोई अन्याय होता है, किसी चीज़ का उल्लंघन होता है, तो वो कहाँ बताएगा, न्यायालय में ही तो बताएगा, इसलिए उसकी स्थापना की गई है। वहाँ पे हर एक चीज़ की बात की जाती है। मानव अधिकार के जो कानून होते हैं वो भी वहीं होते हैं, अगर किसी के साथ मानव अधिकार के कानून का उल्लंघन हो रहा है तो भी वो वहाँ पे अपनी याचिकाओं को दायर कर सकता है। तो ये सारा बस उसी के अराउंड है सारी चीज़ें, ठीक है, तो आप इसमें पढ़ सकते हैं आराम से, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। कुछ उदाहरण भी दिए हैं, तो आप उदाहरण में से अगर आपको ज़्यादा उदाहरण लगे बस एक दो उदाहरण याद करना और वहाँ पे लिखना है, आपको सारे नहीं लिखने हैं, एक याद कर लो या दो याद कर लेना। अब आपका अंतर्राष्ट्रीय संबंध में मार्क्सवादी अन्य कट्टरपंथी जो होते हैं, पहले तो मैं आपको पता होगा कि मार्क्सवादी क्या होता है, वो मैं आपको पहले बता दूँ। देखिए मार्क्सवादी एक ऐसी विचारधारा होती है कि जो गरीबों के लिए सोचती है, जो दासों के लिए सोचती है, और अमीर पूंजीपति इसको बिल्कुल नकारते हैं, इसका हेट करते हैं। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि जैसे जैसे पूंजीपति आए हैं, अमीर लोग आए हैं, तो गरीबों का और ज़्यादा शोषण होने लगा। और पहले के टाइम पर भी होता था कि कहते महाराजा जो होते थे वो लोगों को अपना दास बना लेते थे, उसके ऊपर हुकूमत चलाते थे। तो मार्क्सवादी जो सोच है वो पूंजीपति का विरोध करते हैं बहुत ज़्यादा, और वो गरीबों को, दासों को, इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती हैं। और कट्टरपंथी भी इसमें उसी प्रकार से, कट्टरपंथी आपको पता होगा अपने एक धर्म को लेके या फिर अपनी जाति को लेके या अपनी पहचान को लेके जो बहुत कट्टर होते हैं उसके बारे में। तो यहाँ पे देखिए क्या बताया जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मार्क्सवादी के जो दृष्टिकोण है ये इम्पॉर्टेंट है। आपके पता है आपके एग्जाम में मार्क्सवादी दृष्टिकोण, अंतर्राष्ट्रीय संबंध में नारीवादी दृष्टिकोण, उदारवादी दृष्टिकोण, ठीक है, नव उदारवादी दृष्टिकोण और पर्यावरणवादी दृष्टिकोण, यथार्थवादी दृष्टिकोण, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो प्लीज़ आप इन सबको पढ़ लेना। मेरे से जितना कवर हो पाएगा मैं उतना अभी आपको करा दूँगी, अदरवाइज़ आप अपने आप से भी इन सबको पढ़ लेना। तो देखिए मार्क्सवादी दृष्टिकोण में क्या बता रहे हैं, इसमें देखिए बता रहे हैं
कि मार्क्सवादी दृष्टिकोण के अनुसार कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के स्तर पर बहुत ज़्यादा वर्गों में संघर्ष चल रहा है। आप सभी को पता होगा कि एक देश दूसरे देश के साथ संघर्ष ही तो कर रहा है अपने आप को आगे निकलने के लिए, कि मैं ज़्यादा आगे निकलूँ, मेरे पास ज़्यादा टेक्नोलॉजी हो, मैं ज़्यादा अमीर बनूँ, तो संघर्ष चल रहा है। तो ये बता रहे हैं इसलिए क्या हो रहा है कि जो पूंजीपति देश है वो निर्धन देश, जो गरीब देश है, उसके ऊपर शोषण कर रहे हैं, उसको अपने स्वार्थ के अकॉर्डिंग उसका यूज़ कर रहे हैं। आप सभी को ऐसे ये भी पता होगा कि जो अमीर देश होता है वो गरीब देश जो होते हैं, या फिर विकासशील देश जो अभी विकास कर ही रहे हैं, अभी अभी नए देश बने हैं, उन लोगों का शोषण करता है, उन लोगों को अपने स्वार्थ के लिए यूज़ करता है। वहाँ से जो कच्चा माल होता है वो लेता है और अपने देश में उसको अच्छे से सब कुछ करके महंगे में बेचता है। तो ये सब आप देख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो यही सब इसमें बताया जा रहा है कि किस प्रकार से साम्राज्यवाद जो है वो एक पूंजीवाद का ही एक, मतलब कि आप उसको उसका पर्यायवाची समझ सकते हैं कि साम्राज्यवाद जो होता है वो पूंजीवाद जो होता है सेम है। क्योंकि जो साम्राज्यवाद है उसमें क्या होता है कि जो निम्न या फिर दास होते हैं, या फिर जो मतलब नीचे उसके होते हैं लोग, तो उन लोगों के साथ शोषण करते हैं, उन लोगों को अपना दास बना लेते हैं। ऐसे पूंजीवाद में भी सेम ऐसा होता है कि जो अपने मुनाफे के लिए लोगों का यूज़ करते हैं। अब मतलब इसमें देश के स्तर पर यूज़ किया जाता है। तो सब चीज़ें इसमें बताई जा रही हैं और ये चक्र हमेशा चलता रहता है, कभी समाप्त नहीं होता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। तो जैसे मैंने आपको मार्क्स की विचारधारा बताई है वही इसमें इसने इंक्लूड कर दिया, पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, मतलब कि बड़े स्तर पे उसने इसमें बताया है। अगर मार्क्स की विचारधारा खाली पढ़े तो वो छोटे स्तर पे बताएगा कैसे सर्वहारा वर्ग होता है, पूंजी वर्ग होता है, कैसे उसका शोषण किया जाता है। तो अगर आपको खाली मार्क्स की विचारधारा जानना है तो उसकी भी आपको कहते हैं DUSOL करके मैंने मार्क्स के ऊपर समझा रखा है, आपको एक प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। तो आप मार्क्स वहाँ पे लिखेंगे तो आपको समझ आएगा मार्क्स क्या है। उदारवाद के ऊपर जाना है तो उदारवाद के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, तो वो मैं सब इसलिए बता रही हूँ क्योंकि उसमें आपको जब डीपली समझ आएगा कि ये कैसे विचारक है, क्या सोचते हैं, तो आप इन क्वेश्चनों में बहुत अच्छे से उसके बारे में लिख सकोगे। बस वहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर लिख देना तो बस हो गया वही क्वेश्चन, ठीक है। तो आप यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे अब मार्क्स के बता रहे उपागम या फिर उन लोगों के अध्ययन के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मार्क्स ने किस प्रकार से अध्ययन किया, क्या क्या बताते, तो वो इसमें हम देखते हैं आगे। देखिए इसमें मार्क्सवादी क्या बता रहे हैं, बोले जो सामाजिक व्यवस्था होती है वो तत्कालीन नहीं बदलती है, वो धीरे धीरे बदलती है। कैसे? जैसे कि समाज, पहले तो हमारी जो सभ्यता है ये सामाजिक व्यवस्था वो बदलती कैसे है, क्योंकि जब नए नए हमको किसी चीज़ का उत्पादन करना है, किसी चीज़ को हमें मतलब कि प्राप्त करना, उत्पादन करना है किसी का बहुत बड़े स्तर पर, तो हम पहले नई नई सोच लाएंगे, फिर नए नए उपकरण जो होते हैं, मतलब कि जिससे हम उसका मतलब कि उपकरण जो होते हैं टेक्नोलॉजी वो लेके आएंगे, फिर उसका उत्पादन करेंगे किसी नई चीज़ का। तो उससे क्या होता है कि जो हमारी सामाजिक प्रणाली होती है, जो समाज होता है, सभ्यता होती है, वो चेंज हो जाती है, ठीक है। ऐसे है नहीं कि पहले जिसकी हमारा रूढ़िवादी सोच, अगर आप देखेंगे या पहले के टाइम की बात करते हैं हम, तो पहले ऐसे तो नहीं है कि पहले मतलब कि कल ही कुछ ऐसे था, कल मतलब कि पुराना टाइम था और आज एकदम से नया टाइम आ गया, ऐसे तो नहीं है। बीच में बहुत लंबा प्रोसेसर है जिससे कि नई टेक्नोलॉजी है, जिससे हम बोल सकते हैं हम आधुनिक काल में जी रहे हैं। पहले हम बोलते हैं ना परंपरागत काल, पुराना काल, तो उसमें क्या था, फ़ोन नहीं था, वॉशिंग मशीन टाइप की कुछ चीज़ नहीं थी, AC नहीं था, TV नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था। परंतु आज है, तो क्या ऐसे हुआ है कि कल नहीं था और आज आ गया? ऐसा नहीं है ना, बीच में बहुत बड़ा प्रोसेसर हुआ, उसके बाद ऐसे हुआ। तो प्रोसेसर की ही बात इसमें बता रहे हैं कि नई सोच आई, नई सोच का नए उपकरण आए, नए उपकरण के बाद ही सभ्यता और जो समाज होता है वो बदल जाता है। तो वो सब इसमें बता रहे हैं। और फिर मार्क्स जो है वो बताते हैं कि हमेशा से, पहले के टाइम की बात करें, आज के टाइम की बात करें, हमेशा से दो वर्ग हमेशा बटा हुआ है। एक तो आपका जो गरीब वर्ग है जिसके ऊपर शोषण किया जाता है, और एक आपका स्वामित्व वर्ग, जो अमीर वर्ग होते हैं, जो स्वामी कहलाता है। एक तो उत्पादन वर्ग होगा जो उत्पादन करेगा किसी चीज़ को, एक स्वामी वर्ग होगा, मतलब कि मालिक जिससे बोलते हैं, जो उसका मालिक होगा वो उत्पादन को खरीदेगा, वो सब करेगा, तो वो अमीर हो गए। और एक गरीब, दो वर्ग होते हैं जिनों के बीच में पूंजीपति जो होते हैं वो लेन देन और ये सब व्यवस्था स्टार्ट हुई है, और इसी से ही बहुत ज़्यादा गरीबी बढ़ी है, क्योंकि जो उत्पादन वर्ग है वो वहीं का वहीं रह गया, जो गरीब है, जो अमीर है वो अमीर होता गया। तो बस इसमें वही सब चीज़ें इसमें बताई जा रही है। बाकी आप मैंने आपको बताई है कि आप प्ले लिस्ट में एक देखें ना, DUSOL करके,
उसमें मैंने आपको मार्क्सवादी विचारधारा और उदारवादी, ये दोनों विचारधारा आप पढ़ लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ताकि आप वो भी अगर पूरा लिखोगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। बस अंतर्राष्ट्रीय के उस स्तर पे लिखना, मतलब बड़े स्तर पे बात करना है उसमें। तो बस इसमें यही सब चीज़ें, बाकी आप पोस्ट करके पढ़ लेना, बहुत इजी क्वेश्चन है ये जो है। बस स्टार्टिंग के आपके 1-2 क्वेश्चन के लैंग्वेज है तो टफ है, उसके बाद मैं देख रही हूँ कि सारे क्वेश्चन जो है वो बहुत ईजी लैंग्वेज में है और आपको ईजिली समझ आएंगे, क्योंकि आप समझ सकते हो कि इस चीज़ की बात कर रहे हैं। अगर आपने इससे पहले कभी पढ़ा होगा तो इजीली अच्छे से समझ जाएंगे। आगे है आपका कट्टरपंथी दृष्टिकोण। आपको मैंने स्टार्टिंग बताया कट्टरपंथी दृष्टिकोण कौन होते हैं, जो एकदम अपनी पहचान, अपने राज्य, अपने धर्म को लेके एकदम कट्टर होते हैं, मतलब टस से मस नहीं होते अपनी चीज़ों के लेके, ठीक है, अड़े रहते हैं, वो कट्टरपंथी दृष्टिकोण में आते हैं, ठीक है। और इसमें आगे आप यहाँ पे देख लीजिए जो साम्राज्यवादी शब्द का प्रयोग किया जाता है, ये बोल रहे कि कट्टरपंथी दृष्टिकोण के लिए नहीं, ये थोड़ा अलग है। आप है ना 1 मिनट रुकिए। ये जो कट्टर दृष्टिकोण है, इसके अंदर ये कट्टर के खाली जो कट्टरपंथी दृष्टिकोण है उसके ऊपर उसके अंदर ये सब पॉइंट बताए गए हैं, जैसे कि साम्राज्यवाद के सिद्धांत। तो आपको इसमें कट्टरपंथी दृष्टिकोण के बारे में नहीं लिखना, उसके अंदर के जो पॉइंट है वो इसमें बताए गए हैं। तो इसमें अंदर के पॉइंट है, साम्राज्यवाद की बात की जा रही है पहले। तो साम्राज्यवाद आपको पता ही होगा कि जैसे कि एक राज्य होता है या फिर वो दूसरे राज्य के खिलाफ अपनी रणनीति करता है और उसके ऊपर कब्जा कर लेता है जाके और अपना साम्राज्य चलाता है फिर, ठीक है। तो राज्यवाद, साम्राज्यवाद हो गया, मतलब कि इसमें 2 देश होते हैं परंतु एक देश बहुत शक्तिशाली या कोई बलवान होता है तो दूसरे देश पे ऊपर जाके अपने औपचारिक रूप से सब चीज़ थोप देता है, तो वो साम्राज्यवाद कहलाता है, ठीक है, और अपनी प्रभुसत्ता दूसरे देश पे जमा लेता है। तो ये साम्राज्यवाद हो गया। यहाँ पे बता रखे जब पूंजीपति वर्ग उसमें होते हैं, ये सब अमीर होते हैं, तो वो सब चीज़ें बताइए। फिर औपनिवेश जो होते हैं, उपनिवेश सॉरी, तो उपनिवेश का एक, देखिए मैंने साम्राज्यवाद जो आपको समझाया था इसमें बताया था ना कि 1-2 राज्य होते हैं और एक राज्य दूसरे के साथ मतलब कि आक्रमण करता है उसके ऊपर और उस पर औपचारिक रूप से उसको पे कब्जा कर लेता है ना। औपनिवेशिक में क्या होता है, उपनिवेशिक में कि इसमें क्या होता है, एक शक्तिशाली राज्य होता है और एक बिछड़ा राज्य होता है। तो शक्तिशाली राज्य बिछड़े राज्य के ऊपर कब्जा कर लेते हैं, आर्थिक रूप से शोषण करते हैं, सामाजिक राजनीतिक मतलब हर तरीके से उसका शोषण करते हैं। और ये बता भी रहे हैं कब हुआ था, औद्योगिक क्रांति के दौरान ये बहुत ज़्यादा हुआ था, आप सभी को पता होगा। जिसकी औद्योगिक क्रांति जैसे जैसे धीरे आ रही थी वैसे वैसे ये सब हुआ था। अब ना उपनिवेशिक में भी आप देख सकते हैं, इसमें आप देख लीजिएगा, बहुत इजी लैंग्वेज है इन सब की। अब मैं आगे आपको जल्दी जल्दी समझा देती हूँ। बाकी प्रभुत्व और वर्चस्व क्या होते हैं, वर्चस्व ये होते हैं कि सब चीज़ों के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो वर्चस्व होता है, जिसके आप सभी को बताया अमेरिका का वर्चस्व बहुत ज़्यादा है। जब शीत युद्ध चल रहा था उस दौरान क्या हुआ था कि अमेरिका जो है उसका अमेरिका का वर्चस्व ज़्यादा आ गया था, और जो आपका रूस है जो उस टाइम पे आपका रूस है अभी, ठीक है, सोवियत संघ था उस टाइम पे। तो सोवियत संघ जब टूट गया था तो उसका वर्चस्व सब खो गया और अमेरिका एक खाली ऐसी शक्ति बन गया था जिसका वर्चस्व पूरे देश पे, पूरे विश्व पे अब चलता है। तो वर्चस्व बस यही होता है, आप उसमें देख सकते हैं कि उनमें बहुत ज़्यादा मतलब कि उसके खिलाफ जल्दी से कोई बोलता नहीं है, ठीक है। सब चाहते हैं कि हमारा उस देश के साथ अच्छे से बनी रहे, कभी लड़ाई झगड़ा ना हो, कभी युद्ध ना हो। तो वो सब चीज़ें इसमें बताई जा रही हैं। बाकी निष्कर्ष आप देख लेना। नेक्स्ट है इसमें आत्मनिर्णय जो है उसके ऊपर बताना, अंतर्राष्ट्रीय समारोह में जो आत्मनिर्णय होते हैं उसके सिद्धांत बताने हैं। तो हम देखते हैं क्या है इसमें। देखिए इसमें आत्मनिर्णय का मतलब ये है कि कोई भी देश जिसकी उसको आत्मनिर्णय लेने का अधिकार हो। आत्मनिर्णय क्या होता है कि वो उसको कैसे अपने देश को चलाना है, ठीक है, कैसे जनता की अच्छाई के लिए क्या क्या कार्य करने हैं, क्या नियम या फिर रेगुलेशन जो भी हैं, रूल रेगुलेशन उसको करने हैं। तो वो अपने हिसाब से मतलब कि अपने देश को देख के अपने हिसाब से सारे रूल रेगुलेशन बनाए, उसको किसी के अधीन ना होना पड़े, किसी पर डिपेंड ना होना पड़े, उसको आत्मनिर्णय बोलते हैं। आपको पता ही होगा आत्मनिर्णय की खुद स्वतंत्रतापूर्वक अपने निर्णय लेना, ठीक है, अपने डिसीजन लेना उन सब चीज़ों के। तो ये देश के स्तर पे हो रही है ये सब बातें, आत्मनिर्णय अपने देश के स्तर पे, कि कोई भी देश किसी पे डिपेंड ना हो, अपने निर्णय खुद ले सके। तो उससे क्या होगा कि साम्राज्यवाद जैसी या उपनिवेश जैसी चीज़ें भी नहीं होंगी, क्योंकि हर एक देश जब अपना निर्णय खुद ले पाएगा तो ना उपनिवेश होगा ना साम्राज्यवाद होगा, इन सबसे दूर रहेंगे।
तो वही सब इसमें चीज़ें बताई गई हैं, तो आप इसको पॉज़ करके देख सकते हैं। फिर यहाँ पे आत्मनिर्णय का वही अर्थ बताया गया कि स्वतंत्र विषय में मतलब कि निर्णय लेने का अधिकार होना, दूसरों के ऊपर अधीन ना होना, ठीक है, चाहे वो राजनीतिक स्तर पे हो, राजनीतिक में भय ना होना कि मैं अगर ऐसे कर लूँगा तो ये वाला मतलब कि मेरे साथ ऐसा होगा। राजनीतिक स्तर पर हम देखते हैं ना, तो स्वतंत्र पूर्वक कार्य करना वो होता है आत्मनिर्णय। देश के ऊपर, राजनीतिक के ऊपर, उन सब चीज़ों के ऊपर बात की जा रही है। तो आप इसको पॉज़ करके पढ़ लेना, ज़्यादा टफ नहीं है, आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि एक एक चीज़ को यहाँ घुमा घुमा के बताया जाता है। बट ये है कि थोड़ा थोड़ा चेंज होता है। फिर बाहरी आत्मनिर्णय और औपनिवेशिक का उन्मूलन। देखिए, बाहरी आत्मनिर्णय में भी सेम यही होगा कि बाहर की चीज़ों पे हम मतलब कि किसी के दबाव में आके ना ले। जैसे कि आप समझ लीजिए, जो अमेरिका का राष्ट्रपति है, अमेरिका है जो, उसका वर्चस्व है, तो जब हम बाहर के निर्णय लेते हैं तो उसको ध्यान में रख के लेते हैं। वे सहमे से रहते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि बाहर का, जैसे अमेरिका का इतना वर्चस्व है, तो वो हमारे खिलाफ ना हो जाए, कोई और देश हमारे खिलाफ ना हो जाए। तो उसमें भी हम अपना मतलब खुद से आत्मनिर्णय लें और अपना इंडिपेंडेंट होके कोई हमको दबाना ना सके। तो वो सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं, तो वो भी आप इसमें पॉज़ करके पढ़ सकते हैं कि बाहरी आत्मनिर्णय क्या होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ और आत्मनिर्णय, अब इसमें के साथ जोड़ा गया है। अब संयुक्त राष्ट्र संघ में क्या होता है, जैसे कि आपका चार्टर के उद्देश्यों में बताया गया है कि जैसे कि जातियाँ, अधिकार, ठीक है, ये सब आपके दिए गए हैं। आपको आत्मनिर्णय आप ले सकते हैं। इन सब अधिकारों में आपको सब अधिकार हैं, सब परिकार के, कि अपना विकास कैसे करना है, क्या कहाँ रहना है, क्या नहीं रहना है, सब चीज़ का आपको अधिकार है। तो वो हो गया, आत्मनिर्णय ही हो गया, ठीक है। और किसके साथ महत्वपूर्ण संबंध रखने हैं, उसका विकास करना, ये सब इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ में बताया गया है। वो सपोर्ट करते हैं ना जिसकी हर एक चीज़ को, तो उसमें बताया गया कि लोगों को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, अपना विकास अच्छे से करें, हर एक राज्य के साथ ऐसा होना चाहिए। तो सब इसमें बताया गया है कि सहभागी हो, सबके साथ मतलब कि मित्रतापूर्ण संबंध रखे, किसी का लड़ाई झगड़ा ना करे कोई भी देश किसी भी देश के साथ। तो वो सब चीज़ें इसमें फिर है, निष्कर्ष है। तो आप इसको पॉज़ करके पढ़ लेना, बहुत ईजी है। अब यहाँ पे है अंतर्राष्ट्रीय संबंध की प्रक्रिया। बोले देखिए, अब मैं इस वीडियो को यहीं पोस्ट कर देती हूँ, क्योंकि फ़ोन की थोड़ी बैटरी लो हो चुकी है, तो आपको शायद इतना समझ आए। नेक्स्ट वीडियो में मैं ये समझाऊंगी। अगर मैं लास्ट रात तक एक और वीडियो अपलोड कर पाई तो ज़रूर से करूँगी, नहीं तो शायद ये मेरी लास्ट वीडियो भी हो सकती है, क्योंकि कल ही आपके एग्ज़ाम है। बाकी ये क्वेश्चन देख लेना, बहुत इजी, इतना कोई टफ नहीं है कि आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। देखिए स्टूडेंट, मैं आपके लिए थोड़ी सी, अगर आपको लग रहा है मैं मेहनत कर रही हूँ, तो थोड़ी सी इस मेहनत के लिए ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।